Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन मतलब इसमें हम दुनिया भर की खबरों के बारे में बताते हैं, कुछ सुर्खियां बताते हैं और एक खबर को विस्तार से बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज का दुनियादारी। पहली सुर्खी एक फ्रांसीसी दवा कंपनी सनोफी से जुड़ी है। इसके सीईओ हैं पॉल हडसन, ब्रिटेन के नागरिक हैं। ये कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी है। पॉल हडसन के मुताबिक अगर उनकी कंपनी कोरोना की वैक्सीन बना लेती है तो सबसे पहले इसे अमेरिका को देंगे। पॉल के मुताबिक उनकी कंपनी को ज्यादातर फंड अमेरिका ने दिया है, इसलिए शुरुआत में वो ये वैक्सीन केवल अमेरिका को देंगे। पॉल के इस बयान पर काफी हो हल्ला मच गया है। वैक्सीन की खोज को लेकर पहले ही अलग अलग देशों में होड़ लगी है। ऐसे में ये आशंका है कि कहीं वैक्सीन बनाने वाला देश इसे अपनी आबादी के लिए सुरक्षित न कर ले। दूसरी सुर्खी का वास्ता पूरी दुनिया से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये शायद बाकी कई बीमारियों और महामारियों की तरह हमेशा हमारे बीच रहेगा। WHO का कहना है कि कोरोना खत्म होने की कोई गारंटी, कोई तारीख नहीं बताई जा सकती। कई महामारी विशेषज्ञ पहले भी ये आशंका जता चुके हैं। तीसरी सुर्खी जापान से है। वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी सरकार ने देश के ज्यादातर हिस्सों से कोरोना इमरजेंसी वापस हटा ली है। पहले जापान के 47 जिलों में कोरोना इमरजेंसी लागू थी, अब सिर्फ 8 जिलों में रह गई है। इन 8 जिलों में टोक्यो भी शामिल है, वहां की राजधानी। जापान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हुई है। पिछले करीब एक हफ्ते से यहां रोजाना 70 से 120 नए केस ही सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की कुल संख्या की बात करें तो लगभग 16,000 और मृतकों की संख्या 678। अब बारी है बड़ी खबर की। ये बात है अक्टूबर 2019 की। महीने की 27 तारीख को दिवाली थी, लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में करीब एक पखवाड़े पहले ही दिवाली का माहौल बन गया था। खूब रंग रोगन हो रहा था। सड़कों के किनारे ताजा बनी क्यारियों में फूल के पौधे लगाए गए थे। रोड पर बने गड्ढों, जिन पर बरसों से ध्यान नहीं दिया गया था, उन्हें तेजी से भरा जा रहा था। ये सारी तैयारियां पड़ोसी देश से आ रहे एक VVIP के लिए थी और नेपाल के ये अति विशिष्ट मेहमान थे शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति। उनसे पहले आखिरी बार 1996 में जियांग जेमिन आए थे नेपाल। जियांग जेमिन और शी जिनपिंग के नेपाल आने में 23 साल का फासला है। डिप्लोमेटिक भाषा में इस फासले का अनुवाद करें तो मतलब निकलेगा चीन और नेपाल के बीच जमा ग्लेशियर, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी नेपाल और भारत की दोस्ती। बीते कुछ सालों में यह समीकरण बदलने लगा है। भारत और नेपाल के बीच ठंडापन आ रहा है। नेपाल की गर्मजोशी उसकी उत्तर की दिशा यानी चीन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। क्या इसका मतलब ये निकालें कि अब चीन के दबाव में अपने फैसले लेने लगा है नेपाल? बीते कुछ सालों में ये सवाल कई बार उठा। पिछले हफ्ते एक बार फिर से इस सवाल ने जोर मारना शुरू किया। क्या है प्रकरण? हर साल हमारे यहाँ से तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है, जहाँ चीन का कब्जा है। हमारे लिए वहां तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला सिक्किम होते हुए, दूसरा नेपाल होते हुए और तीसरा उत्तराखंड होते हुए। ये तीनों रास्ते काफी लंबे और मुश्किल हैं, जिस वजह से यात्रा में काफी समय लग जाता है। भारत चाहता था कि इस यात्रा को थोड़ा सुगम और छोटा बनाया जाए। इसके लिए हमने शॉर्टलिस्ट किया उत्तराखंड वाला रूट, जो कि इन 3 रास्तों में सबसे छोटा है। बाकी दोनों रूट्स के मुकाबले इसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय भूभाग में पड़ता है। अब ये जो उत्तराखंड वाला रूट है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला पिथौरागढ़ से तवा घाट, ये करीब 107 किलोमीटर लंबा है। दूसरा हिस्सा है तवा घाट से घटियाबगढ़, ये लगभग 19.5 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन रोड है। और तीसरा स्ट्रेच है घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा, जो कि 80 किलोमीटर के लगभग लंबा स्ट्रेच है और इसे केवल पैदल ही पूरा किया जा सकता है। उत्तराखंड वाले इस रूट को आसान बनाने के लिए तवा घाट से घटियाबगढ़ तक जो सिंगल लेन सड़क थी, उसे डबल लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा घटियाबगढ़ से लिपुलेख पास तक वाला जो 80 किलोमीटर लंबा हिस्सा है,
वहां भी सड़क बनाई जाने लगी ताकि यहां पैदल के साथ साथ गाड़ियां भी आ जा सकें। लेकिन एक मुश्किल है, लिपुलेख दर्रे पर नेपाल अपना दावा करता है, जबकि हमारे देश का कहना है कि यह दर्रा भारत के हिस्से में पड़ता है। आप मानचित्र देखें, पिथौरागढ़ से उत्तर पूर्व की दिशा में ऊपर की तरफ भारतीय सीमा के एकदम आखिरी मुहाने पर मिलेगा आपको लिपुलेख दर्रा। उस पॉइंट के पास जहां आकर भारत, चीन और नेपाल की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ये जगह हमेशा से भारतीय मानचित्र का हिस्सा थी। चीन भी इसे भारत का हिस्सा मानता है। लेकिन 8 मई को कुछ हुआ और विवाद भारत नेपाल के बीच नए सिरे से शुरू हो गया। क्या हुआ? 8 मई को हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली। इसमें लिखा था कि लिपुलेख नेपाली भूभाग में पड़ता है। इस प्रेस रिलीज में नेपाल ने 1816 में हुई सुगौली संधि का जिक्र किया। लिखा कि महाकाली नदी के पूरब में पड़ने वाला पूरा हिस्सा नेपाल का है। इसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा भी शामिल है। नेपाल 3 दिशाओं से भारत से घिरा है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। दोनों देशों के बीच करीब 1808 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये तब की बात है, ये संधि जिसका जिक्र हुआ, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और नेपाल में गोरखा साम्राज्य था। दोनों हिमालय में अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। नतीजा 1814 में दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध का खात्मा हुआ दिसंबर 1815 में हुई सुगौली की संधि थे। और इसी संधि के तहत नेपाल और भारत के बीच करीब 204 साल पुराने एक बाउंड्री लाइन की रूपरेखा तय हुई। इस संधि के मुताबिक मार्च 1816 में दोनों देशों के बीच सरहद बंदी का काम शुरू हुआ। क्या था इसमें? काली नदी को दोनों देशों के बीच पश्चिमी दिशा का बॉर्डर लाइन माना गया। संधि हो गई, सरहद बंदी भी हो गई, लेकिन सीमा का विवाद बना रहा। वजह? काली नदी। यह नदी काला पानी इलाके से होकर गुजरती है। इसी काला पानी घाटी के ऊपरी हिस्से में है लिपुलेख पास दर्रा। काली नदी कई सहायक धाराओं से मिलकर बनी है। ऐसे में नदी की मुख्य धारा और उद्गम को लेकर अलग अलग मत है। ये नदी कई नामों से जानी जाती है। इसके ऊपरी हिस्से को काली नदी कहते हैं। नदी का बीच का हिस्सा महाकाली नाम से प्रचलित है और निचला हिस्सा गोगरा के नाम से। भारत कहता है कि नदी की सहायक धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती हैं। ऐसे में नदी की शुरुआत यहीं से मानी जाए। लेकिन नेपाल कहता है कि काला पानी के पश्चिम में बहने वाली नदी ही मुख्य नदी है। उसके मुताबिक काली नदी की शुरुआती धारा लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है। ऐसे में उस दर्रे को नदी का उद्गम स्थल माना जाना चाहिए। चूंकि उद्गम स्थल लिपुलेख के पास है तो वो भी नेपाली भूभाग का हिस्सा है, ये नेपाल का दावा है। लेकिन भारत के मुताबिक सुगौली संधि में मुख्य नदी को बाउंड्री लाइन माना गया था। ऐसे में लिपुगाद को काली नदी का सोर्स मानना और इस हिसाब से उस हिस्से को नेपाल का हिस्सा मानना गलत है। नेपाल द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में काली नदी की शुरुआत को काला पानी की उत्तरी पश्चिमी दिशा में करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लिम्पियाधुरा में बताया गया है। इसके लिए नेपाल 1850 और 1856 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए मानचित्र का वास्ता देता है। उसका कहना है कि यह मैप नेपाली प्रशासन के साथ मिलकर बनाया गया था। लेकिन भारत इन दावों को दरकिनार करता है। वो 1879 के मानचित्र को आधार बताता है। इन दोनों मानचित्रों में काली नदी का उद्गम अलग अलग है। 1850 और 1856 वाले मैप में नदी की शुरुआत लिम्पियाधुरा के पास दिखाई गई है, लेकिन 1875 के बाद बने मानचित्र में नदी की शुरुआत काला पानी के पूर्व में दिखाई गई है। इसमें काला पानी का इलाका भारतीय भूभाग का हिस्सा है। भारत ने 1830 के समय के टैक्स रिकॉर्ड्स भी दिखाए हैं नेपाल को अपने दावे को मजबूती देने के लिए। इन पुराने दस्तावेजों में काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। इस विवाद को सुलझाने की राह में कई रोड़े हैं। मसलन सुगौली की संधि की ओरिजिनल कॉपी ही नहीं है, गायब है। कोई नहीं जानता कि दस्तावेज कहां है। नेपाल की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि उसके पास पहले मानचित्र तैयार करवाने के साधन नहीं थे। ऐसे में वो ब्रिटिश इंडिया द्वारा बनाए गए मानचित्रों का इस्तेमाल करता था, वो मानचित्र जिनमें कि यह हिस्सा भारतीय सीमा में दिखाया गया था। काला पानी इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच कई दशकों से विवाद है। भारत चीन युद्ध के बाद जब सरहद वाले इलाकों पर नजर रखने की हमारी देश की सरकारों को अहमियत समझ में आई तो इंडियन आर्मी ने काला पानी में भी अपना कैंप बनाया। बाद के दिनों में नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। 1981 में दोनों देशों ने एक साझा बॉर्डर कमेटी भी बनाई ताकि काला पानी समेत बाकी विवादित हिस्सों पर सहमति बनाई जा सके। इस कमेटी ने कई सर्वे करने के बाद जो प्रस्ताव दिए उस पर
नेपाल की सहमति नहीं थी। फिर आया 90 का दशक। इस दौरान सीमा विवाद ने नए सिरे से जोर पकड़ा। 1996 में दोनों देशों के बीच महाकाली संधि हुई। यह समझौता महाकाली नदी के पानी को बांटने से जुड़ा था। चूंकि बात महाकाली से जुड़ी थी, ऐसे में नेपाल के लोगों का फोकस काला पानी पर शिफ्ट हो गया, जहां से यह नदी निकलती है। ये नेपाल में लोकतंत्र के शुरुआती दिन थे। काला पानी टेरिटरी का यह मुद्दा नेपाल में राष्ट्रवाद का मसला बन गया। नेपाल सरकार पर यह मुद्दा उठाने का दबाव बनने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और नेपाल की कोइराला सरकार के बीच भी इस मसले पर बातचीत हुई, लेकिन कोई फुल एंड फाइनल समाधान नहीं निकला। 2015 में भारत और चीन के बीच लिपुलेख पास को लेकर एक समझौता हुआ। दोनों देशों ने इस रास्ते को द्विपक्षीय व्यापार मार्ग में शामिल कर लिया। इसे लेकर भी नेपाल में खूब हंगामा हुआ। फिर पिछले साल जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बाद नवंबर 2019 में भारत सरकार ने जब नया नक्शा जारी किया, तो इसमें भी काला पानी का हिस्सा पहले की तरह भारतीय भूभाग में दिखाया गया और नेपाल ने तब भी आपत्ति जताई। नेपाल की इन बढ़ती आपत्तियों को किस संदर्भ में देखा जाए? क्या सिर्फ ये सरहद का विवाद है या जियोपॉलिटिक्स बदल भी गई है? भारत में कई लोग भारत नेपाल के बिगड़ते रिश्तों का नतीजा मानते हैं इस विवाद को या इस विवाद के उग्र होने को। 2015 का साल, इस साल कुछ ऐसा हुआ जिससे ये बातें कही जा रही हैं। 2015 में नेपाल अपना नया संविधान लाया। इसके विरोध में नेपाल के मधेशी समुदाय ने खूब प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि संविधान में उनके अधिकार कुचले गए हैं। इस क्रम में भारत ने भी अपनी आपत्तियां जताई, लेकिन नेपाल ने कहा कि आपत्तियों के बहाने भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इस टेंशन का नाटकीय असर पड़ा दोनों देशों की सीमा पर, जहां पर मधेशी समुदाय ज्यादा है। नेपाल जाने वाले ट्रक सामान लेकर इस पार यानी कि भारत में खड़े रहे। नेपाल के लिए सप्लाई बंद हो गई। करीब 5 महीने तक सीमा पर आवाजाही ठप रही। चूंकि नेपाल पेट्रोल समेत अपने ज्यादातर उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर रहता है, भारत से आयात करता है, ऐसे में उसके यहां जरूरी चीजों की किल्लत हो गई। नेपाल का आरोप है भारत ने जानबूझकर सीमाएं सील कर दी ताकि नेपाल को भारत पर अपनी निर्भरता का एहसास करवाया जा सके। लेकिन भारत कह रहा था कि नेपाल में नेपालियों के द्वारा हो रहे उग्र विरोध प्रदर्शनों की वजह से सामान की आवाजाही प्रभावित हुई। इस ब्लॉकेट के कारण नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं खूब भड़की। अभी नेपाल में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में नेपाल का चीन के प्रति झुकाव बढ़ा है। उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारत पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहती है। उधर चीन भारत के पड़ोस में लगातार अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश में है। श्रीलंका और मालदीव के बाद अब वो नेपाल को भी अपने पक्ष में करना चाहते हैं और इसके लिए चीन का जाना परखा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट, निवेश। वो श्रीलंका हो या मालदीव, पाकिस्तान हो या नेपाल, इन देशों में खूब निवेश करता है, खूब कर्जा देता है, तरक्की के सुनहरे सपने बेचता है और फिर इसी कर्ज की राह वो वहां अपने सामरिक हित साधता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हमने बार बार जिक्र किया। नेपाल इसका हिस्सा है। इस बीआरओ परियोजना के तहत नेपाल से चीन तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ये रेलवे लाइन लहासा होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंचेगी। इस रेलवे रूट के सहारे नेपाल और चीन के बीच सामान की आवाजाही तेज हो जाएगी। मतलब चीन और सामान बनाएगा और नेपाल के बाजार में खपाता रहेगा। लेकिन एक बड़ा खतरा है इस रेलवे प्रोजेक्ट में। इस नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन नेटवर्क का खर्च बहुत ज्यादा है और नेपाल के पास तो इतना पैसा है नहीं। ऐसे में बहुत आशंका है कि वो चीन से भारी भरकम लोन ले और इतना बड़ा कर्ज उसके लिए वापस लौटाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर उपजती है दूसरी आशंका, एक दूसरे पड़ोसी से मिला सबक कि श्रीलंका और मालदीव की तरह चीन के कर्ज वाले जाल में नेपाल भी फंस जाए, अपनी जमीन गिरवी रखे और धीमे धीमे चीन वहां पर अपने सैन्य प्रतिष्ठान भी विकसित करने लग जाए। इसी तरह से चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हासिल कर लिया। चीन से नजदीकी नेपाल के बाकी मामलों में भी असर दिखा रही है। करीब 2 लाख तिब्बती शरणार्थी रहते हैं वहां। बीते वर्षों में नेपाल का बर्ताव उनके प्रति काफी सख्त हो गया है। 2015 में जब वहां भूकंप आया तो मदद की पेशकश करने वालों में ताइवान भी था, लेकिन नेपाल ने ताइवान की मदद ठुकरा दी क्योंकि उससे मदद लेते तो चीन नाराज हो जाता है। नेपाल प्रकट तौर पर कहता है सबसे दोस्ती, दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन उसकी ये नीति व्यवहार में नहीं दिखती। जैसे एक समय भारत के प्रति उसका ज्यादा झुकाव सबको नजर आता था। दोनों पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सरहदी रूप से स्वाभाविक मित्र हैं, लेकिन अब नेपाल चीन की तरफ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। हालांकि नेपाल के कई विपक्षी दल ओली सरकार की इस चीन नीति से खुश नहीं है।
उनका कहना है कि चीन की तरफ जाने का एक बड़ा खतरा यह है कि शायद नेपाल को अपनी संप्रभुता से हाथ धोना पड़े। यह था दुनियादारी का आज का एपिसोड। नेपाल में कई लोग मानते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थिति उन्हें लाचार बनाती है। वो या तो भारत पर निर्भर रह सकते हैं या फिर चीन पर। चीन और भारत का आपसी इक्वेशन एक साथ दोनों से दोस्ती की संभावना नहीं छोड़ता। कई जानकारों का कहना है कि अगर भारत ने गलत फैसले न लिए होते तो शायद चीन की तरफ जाता ही नहीं नेपाल। मसलन 2015 का ब्लॉकेड, उसके एक महीने पहले नेपाल में बड़ा भूकंप आया था। करीब 9000 लोग मारे गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। ऐसे में जब भारत से आने वाली सप्लाई रुक गई तो पेट्रोल, गैस सिलेंडर, अनाज, दवाएं सब की किल्लत हो गई। इस किल्लत ने लोगों को फिर से महसूस करवाया कि भारत उनका इकलौता पड़ोसी नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के आगे भारत को अपने पारंपरिक दोस्त संभाल कर रखने चाहिए, उन्हें ज्यादा वरीयता देनी चाहिए, वरना तो आप अपने पुराने दोस्त गंवाते चलेंगे और आपका नुकसान चीन का फायदा बनेगा। दुनियादारी लल्लन टॉप का ये ग्लोबल न्यूज बुलेटिन, इसके बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये पसंद आता है ज्ञान से भरा हुआ आसान भाषा में समझाने वाला कार्यक्रम, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। खासतौर पर उनको इस बारे में जरूर बताइए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान इस मामले में अपने आप को धुरंधर बनाना चाहते हैं। शुक्रिया।